हाय फ्रेंड्स। आज के हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आजकल यार बहुत सारा तांडव चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं यूट्यूब पर क्लास बराबर ले नहीं पा रहा हूँ। हम्म। तो इसमें थोड़ा सा आप सब अपनी जो रूटीन है और कंटिन्यूटी, ये सभी बरकरार रखिएगा। और अगर कोई प्रश्न वगैरह आता हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दिया करिए। थोड़ा सा भाई समय का अभाव है, और जानते हैं आजकल मार्च का बीत चुका है। अप्रैल का ये जो महीना है थोड़ा एक नई शुरुआत लाती है, जिसमें बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं इंसान के जीवन में। और ये उतार चढ़ाव जो जीवन की जो आपाधापी है, इसमें इंसान उलझ जाता है और उसके बाद उसे समय मिलता नहीं। और जब समय मिलेगा नहीं तो क्लासेस कैसे ली जाएंगी। तो इसलिए दोस्तों अपना आप काम बखूबी करें भाई। अभी आपको लगता होगा कि नहीं, एक नौकरी मिल जाएगी तो जीवन बड़ा बढ़िया चलेगी, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। ये सभी अपने मन से वहम निकाल दीजिएगा। जो काम करने का इच्छा हो वही काम करिए। जीवन एक बार मिला है, इसलिए जो मन करे वही नौकरी की तैयारी करें। ये नहीं कि एक प्राप्त कर लें फिर दूसरा प्राप्त करेंगे, तीसरा प्राप्त करेंगे, अवसर नहीं मिलेगा। एक में फंस जाएंगे फिर दोबारा निकलने का मौका नहीं मिलेगा। नौकरियों से निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार पुनः नमस्कार मेरे इस YouTube के प्लेटफॉर्म पर। और हमारे आज के इस सेशन में मैं बात करने वाला हूं अपने जो पहले से सीरीज चला रहा था, डायमेंशनल एनालिसिस। जो यूनिट एंड मेजरमेंट का टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस। यहाँ से यूपी टीजीटी साइंस में बहुत सारे क्वेश्चंस भर भर के पूछे जाते हैं। अगर प्रश्न बनते हैं इस यूनिट से तो बनेगा तो एप्लीकेटिव पार्ट से ही बनेगा कि डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन क्या है। उसी से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के आधार पर क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी आगामी 2 महीने में जब एग्जाम, तो डेट फिक्स हो चुका है, इस बार तो टलने की कोई उम्मीद भी नहीं है। इसलिए दोस्तों आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चंस के माध्यम से आप अपनी तैयारी को मजबूत करिए, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करिए। और जो फार्मूले हैं, जब आप बार बार क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, लगाएंगे, तब आपके फार्मूले भी रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है। इसे ज्यादा आप अ, उलझने की जरूरत नहीं है कि याद नहीं हो रहा है। ये रटने वाली तो कोई चीज है नहीं कि आपको एक बार पढ़ लिए तो याद हो गया, 2 बार पढ़ लिए तो याद हो गया। इसे अपने आपको क्या कहते हैं, उसे कि ब्लड में उतारना पड़ेगा। और ब्लड में तभी आएगा जब आप रोज कुछ सवाल उसके प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेटिव पार्ट के, जो मैंने पीछे कुछ क्वेश्चन कराए थे, तो आज जो बचे हुए क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के, वही आज मैं कराऊंगा। ये सभी क्वेश्चंस जो पिछले वर्ष के पेपर हैं यूपी टीजीटी साइंस के, उससे कुछ क्वेश्चन मिलते भी रहेंगे आपको। और जो इसके कॉन्सेप्ट हैं, इसी के आधार पर आगामी जो यूपी टीजीटी साइंस 2022 का एग्जाम होने वाला है, उसमें क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे। ये 100% सत्य है। तो इसलिए दोस्तों इसे आप प्रैक्टिस करिएगा। और अगर कोई आपकी समस्या हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना इस आज का टॉपिक। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे दोस्तों कि ये थोड़ा सा मेरे बारे में है। ये कुछ मैंने एग्जाम क्रैक किए हैं, कुछ अपनी मेहनत से, कुछ ईश्वर की कृपा से। तो हाँ, लेकिन देखिए समस्याएं आज भी वही हैं। हाँ, बस समस्या का रूप बदल गया है, लेकिन है वही। कुछ बहुत बड़ा परीक्षा निकाल कर कोई तीर नहीं मार लेता है, ठीक है। उलझना है। ये जो एग्जाम होते हैं, ये हमें क्या सिखाते हैं, इसकी तैयारी हमें संघर्ष करना सिखाती है, जिससे हम अपने वास्तविक जीवन में आने वाली समस्याओं का निदान कर सकें। ऐसा नहीं है कि बस समस्या, ये पढ़ाई कर लिए और इंटरेस्ट निकाल लिए या कोई नौकरी का एग्जाम निकाल लिए तो हम बस उससे क्या करते हैं कि उससे पैसा अर्न कर लें और वो भौतिक सुख साधनों का प्रयोग कर लें। ये सब कुछ कर पाएंगे नहीं। कुछ दिनों के लिए हो सकता है जरूर कर लें, कुछ दिनों के लिए जरूर बधाइयां मिले, लेकिन चैलेंजेस जो आएंगे आपके जीवन में, उसी से जूझना सिखाती है जो तैयारी होती है। जो इंसान तैयारी करता है वो
हमें चैलेंजेस से जूझना सिखाती है, उससे बाहर निकलना सिखाती है। तो बिना देर किए और बिना कोई टाइम कंज्यूम किए मैं आपको ले चलता हूं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये जो हमारा प्रश्न है इसे आप पढ़िए। इफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, देन द डायमेंशंस ऑफ मास आर। कह रहा है दोस्तों, अगर फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को फंडामेंटल यूनिट्स मान लिया जाए, यदि बल, वेग तथा समय को मूल मात्रक मान लिया जाए, तो द्रव्यमान की विमाएं होगी। द्रव्यमान यानी मास की, मास की क्या डायमेंशन होगी। तो यहां पर आप क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को क्या माना जा रहा है, फंडामेंटल यूनिट्स माना जा रहा है। दोस्तों एक चीज जानिए कि अगर मास की डायमेंशन क्या होती है, मास की डायमेंशन होती है एम। क्या होती है दोस्तों, एम होती है। अगर फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को फंडामेंटल यूनिट्स माना जा रहा है, तो हमें मास को किसके रूप में लिखना है, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम के रूप में। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। ये दोनों तरीकों से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें से कौन सबसे बेस्ट तरीका होगा, ये आपकी प्रैक्टिस पर निर्भर करेगी। इसमें कोई याद करने की कोई एज सच ट्रिक नहीं है, आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगी कि ये जो दोनों फार्म दो तरीके हैं उसमें से कौन सा आपके लिए बेस्ट है। जैसे अगर हम मास को क्या कर लें, प्रोपोर्शनल दिखा दें, मास इज प्रोपोर्शनल टू एफ, एफ पावर अल्फा और वी पावर बीटा और टी पावर गामा। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या लिख देंगे, ये सभी की डायमेंशन लिख देंगे। एम एल पावर जीरो, टी पावर जीरो, और यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है। ये क्या है दोस्तों, फोर्स है। फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू पावर अल्फा, और वेलोसिटी का क्या होता है, एल टी माइनस वन पावर बीटा, और टाइम का क्या होता है, गामा। अब इसको हम ऐड कर लेंगे। जो m वाला पार्ट है, मास का पार्ट है, मास में डायमेंशन m पावर अल्फा, और l का पावर क्या हो जाएगा, अल्फा, और यही पावर यहाँ जुट जाएगा प्लस बीटा, और t पावर क्या हो जाएगा, माइनस टू अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो टर्म्स हैं, मास, लेंथ और टाइम, इनके पावर्स को इक्वेट करा देंगे। तो हम जब इक्वेट कराएंगे तो अल्फा इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, वन, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, जीरो। यानी अल्फा इक्वल्स टू माइनस बीटा, दैट इज इक्वल टू बीटा इक्वल्स टू माइनस अल्फा, विच इज इक्वल टू बीटा इक्वल्स टू, अल्फा की वैल्यू है वन तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वन। ये हो गया। और t के पावर जब हम इक्वेट कराएंगे टाइम के पावर को, तो माइनस टू अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू जीरो। अल्फा की वैल्यू पुट कर दीजिए माइनस टू, क्या हो जाएगा, माइनस टू। बीटा की वैल्यू माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस वन प्लस गामा, तो ये हो जाएगा माइनस वन प्लस गामा, यानी गामा की जो वैल्यू आएगी वो होगी वन। तो अब ये सीधे सीधे इस वैल्यू को हम किस में पुट कर देंगे, इस वाले इक्वेशन। तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा f पावर अल्फा की वैल्यू है वन, तो वन लिखें या ना लिखें एक ही मतलब है। और जो वेलोसिटी यानी v के पावर बीटा, बीटा इक्वल्स टू माइनस वन है, और टाइम के पावर है गामा। तो जो हमारा, इसे हम अरेंज कर ले तो ये हो जाएगा एफ टी वी पावर माइनस वन, एफ टी वी पावर माइनस वन, जो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। यहाँ एक क्वेश्चन के आधार पर मैंने कॉन्सेप्ट को रिवाइज कराया, और इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के आधार पर जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जितना मैंने सॉल्व करने में लगाया है। ये तो समझाने के लिए मैंने लगाया, नहीं तो बहुत इजीली आप इक्वेट कराकर और आसानी से इसको निकाल सकते थे। बाय द वे, अगर आपको ये मेथड पसंद ना आ रहा हो तो एक और मेथड है, देखिए। सारी चीजें मिलेंगी, इन इत्मीनान से देखिए, समझने की कोशिश करिए, सीखिए चीजों को। यहाँ हमारा ऑप्शन डी करेक्ट था, तो दोस्तों इसी ऑप्शन को हम लेकर उस
दूसरे तरीकों को सिखाते हैं आपको। तो अगर हम यहाँ फोर्स है, फोर्स के डायमेंशन को लिख लें तो होता है m l t - 2, और यहाँ है वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन हो जाता है दोस्तों l t - 1, और चूंकि -1 पावर है तो लगा देते हैं और t। अब इसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा m l t - 2, और इधर हो जाएगा l⁻⁻1 t, और ये हो जाएगा t। तो देखिए दोस्तों, l पावर 1 है, 1 और 1 जीरो हो गया, l के पावर 0, और t के पावर क्या हो जाएगा 1 1 2, और -2 + 2, t के पावर ये भी 0। तो ये किसी के पावर 0 क्या देता है, 1 देता है, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा m। तो यही तो पूछ रहा है कि इनमें से किसका डायमेंशन मास के बराबर है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। यही करना है, इसी में से दोनों आप प्रैक्टिस कर लीजिए, बार बार करेंगे, दोनों इजी हैं। एक में वैल्यू पुट करके देखना है अलग अलग चारों ऑप्शन में, और एक में क्या है आप सीधे सीधे वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द पेयर ऑफ क्वांटिटीज द पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस, कह रहा है कि इसमें से दो जोड़े ऐसे हैं जिनकी डायमेंशन सेम है, वो कौन कौन से हैं। यही करेक्ट ऑप्शन चुनना है, इसमें से कौन सा पेयर ऐसा है जिसकी डायमेंशन क्या है, सेम है। तो यंग मॉडुलस पहला है, यंग मॉडुलस एंड एनर्जी। यंग मॉडुलस आप जानते होंगे दोस्तों, यंग मॉडुलस का जो हम पहले ऑप्शन की बात करते हैं, एक क्वेश्चन और चार कॉन्सेप्ट, चार कॉन्सेप्ट अगर उसमें दिया, अगर हम समझ सकते हैं, अगर वैसा हमारा टर्म है जिसको हम कॉन्सेप्ट के रूप में डिफाइन कर सकते हैं, या तो वो पढ़ लेंगे या तो उसके फॉर्मूले को रिवाइज कर सकते हैं। तो यंग मॉडुलस को हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस डिवाइड बाई लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। देखिए, धरती और आकाश में हर जगह व्याप्त है, क्या व्याप्त है कि स्ट्रेन का न तो कोई यूनिट होता है, और दुनिया में जिसका यूनिट न हो उसका डायमेंशन नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो ये याद कर लीजिएगा, जिसका यूनिट नहीं उसका डायमेंशन भी नहीं। तो हमारा यंग मॉडुलस का जो डायमेंशन होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस पर डिपेंड करेगा। और स्ट्रेस किस पर डिपेंड करता है, ये देखिए, स्ट्रेस का जो फार्मूला होता है, स्ट्रेस का जो फार्मूला होता है, एक मिनट, स्ट्रेस का जो फार्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। और ये कैसा फोर्स होता है, रीस्टोरिंग फोर्स होता है। कैसा होता है, रीस्टोरिंग फोर्स होता है। फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स में डिफरेंस होता है। आप इसे जो इलास्टिसिटी चैप्टर है उसमें आप अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा, फिर भी स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। और अगर हम इसकी यहाँ पर डायमेंशन लिखें m l t - 2, और ये एरिया को होता है l², तो ये हमारा जो यहाँ पर यंग मॉडुलस का डायमेंशन आएगा वो आएगा m l - 1 t - 2, यानी वही प्रेशर का डायमेंशन है। एनर्जी, एनर्जी की बात करें, एनर्जी चाहे आप किसी भी एनर्जी को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम एनर्जी की बात करते हैं दोस्तों, तो काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, कोई भी एनर्जी हम ले लें। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv²। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा दोस्तों, m का हो जाएगा m, और वेलोसिटी को होता है l t - 1 का होल स्क्वायर। ये हमें क्या देगा, ml²t - 2। कोई भी एनर्जी के फार्मूले से हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर यंग मॉडुलस और एनर्जी की जो डायमेंशन है दोनों डिफरेंट है, यानी कि ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। जो दूसरा ऑप्शन है बी, इसको चेक करते हैं। इम्पल्स, इम्पल्स की बात करता है। इम्पल्स क्या होता है दोस्तों, आप इसे काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ेंगे। जो इम्पल्स होता है, जब लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स, जब लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक थोड़े से समय के इंटरवल पर काम करे, थोड़े समय अंतराल के लिए, एक जब ज्यादा अधिक फोर्स काम करता है किसी बॉडी पर,
तो उस क्वांटिटी को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, किससे बताते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, इम्पल्स से व्यक्त करते हैं। इसको हम आप लिख सकते हैं, जब एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एफ डेल्टा टी, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, एफ का होता है एम एल टी माइनस टू और टाइम का होता है टी, तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस वन। और अगला है हमारा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इसको कहते हैं पृष्ठ तनाव। क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ में जो तनाव उत्पन्न होता है पृष्ठ तनाव कहते हैं एक सिंपल भाषा में। तो पृष्ठ तनाव को हम टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो पृष्ठ तनाव दोस्तों क्या होता है, एफ बाई एल। क्या होता है, एफ बाई एल। तो जो रेशियो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ की, वही हमारी क्या होती है, सरफेस टेंशन डिफाइन करती है। तो यहाँ पर आप इसे एफ का डायमेंशन लिखेंगे एम, एफ एम एल टी माइनस टू, और ये हो जाएगा लेंथ की एल, ये हो जाएगा हमारा एम टी माइनस टू, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि दोनों की डायमेंशन क्या है, डिफरेंट है। अब तीसरा जो है हमारा ऑप्शन वो है एंगुलर मोमेंटम। क्या है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है दोस्तों, द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी टू इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। एल इक्वल्स टू आई ओमेगा, एक ये होता है। या अगर हम एक कॉमन डेफिनेशन की बात करें एंगुलर मोमेंटम की, तो क्या होता है, द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम is called angular momentum. The moment of linear momentum is called angular momentum. यानी कि R क्रॉस P, मोमेंट निकालना है किसका, लीनियर मोमेंटम का, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L, और लीनियर मोमेंटम का होता है एम बी, मतलब कि एम एल टी माइनस वन, और ये जो हमें देगा एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। और साथ में क्या है, वर्क। वर्क का क्या होता है, वर्क इक्वल्स टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि एंगुलर मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये ध्यान दीजिएगा। और वर्क को कुछ हम इस तरह लिखते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वही वर्क होता है। तो फोर्स को हम डायमेंशन लिखते हैं एम एल टी माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट का होता है डी, विस्थापन का, तो ये हो जाता है हमारा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो ये हमारा होता है, जो कि करेक्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि दोनों की डायमेंशन क्या है, डिफरेंट है। तो दोस्तों मैं ये जो चौथा ऑप्शन है हमारा अल्टीमेटली करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि तीन ऑप्शन जो हैं इनकरेक्ट हैं। तो मैं आशा करता हूं आप वर्क और टॉर्क के डायमेंशन निकालेंगे और कमेंट सेक्शन में जरूर उसे लिखेंगे। अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द डायमेंशन ऑफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर वेयर एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर डायमेंशन पूछ रहा है दोस्तों, ये जो क्वांटिटी है इस क्वांटिटी की डायमेंशन पूछी जा रही है। 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। विद्युतशीलता है, यानी कि निर्वात की निर्वात की कैपेसिटी बताई जा रही है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड उससे गुजर रही हो तो कितना उससे पास आउट हो सकती है, यही बताती है हमारी एप्सिलॉन नॉट बताती है। ठीक है दोस्तों, उसकी कैपेसिटी को बताती है एप्सिलॉन, निर्वात की कैपेसिटी कितना वो परमिट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को जाने के लिए कितना परमिट करता है, वही उसकी क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहा जाता है। और ई तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, आप जानते हैं। यहाँ पर अगर इसकी डायमेंशन की बात करें 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की, तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या है। इसकी डायमेंशन निकालने के लिए देखिए कुछ डायमेंशन ऐसे हैं, कुछ फिजिक्स में कुछ टर्म्स के डायमेंशन ऐसे हैं, या तो जिसे आप बार बार प्रैक्टिस करके याद कर लेते हैं, तब तो आपका टाइम भी बचेगा और आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं।
तो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ कौन कौन से ऐसे डायमेंशन हैं। एप्सिलॉन नॉट हो गया, और दूसरा म्यू नॉट हो गया जिसे कहते हैं परमिएबिलिटी या फ्री स्पेस। तीसरा तीसरा हो गया रेजिस्टेंस। क्या हो गया? रेजिस्टेंस हो गया यानी प्रतिरोध। और चौथा हमारा हो गया कैपेसिटेंस, यानी कि संधारित्र जो है, कैपेसिटेंस जो है वो हो गया। और पांचवा हमारा हो गया सेल्फ इंडक्टेंस, स्वप्रेरण। स्वप्रेरण हो गया, सेल्फ इंडक्टेंस हो गया। ये क्वांटिटीज ऐसी हैं जो डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछे जाते हैं या किसी में इंक्लूड करके पूछे जाते हैं। अगर इनके डायमेंशन आप याद किए रहेंगे, बार बार जब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो डायमेंशन याद हो जाता है। तो अगर आपको याद हो जा रहा है या तो आप याद कर पा रहे हैं क्वेश्चन याद कर प्रैक्टिस करके, तो ये आपके टाइम को बचाते हैं, क्योंकि आप इनके वैल्यूज को हूबहू वैसे ही प्लेस कर देते हैं, वहां पर रख देते हैं और आपका आंसर निकल जाता है। तो इन क्वांटिटीज के डायमेंशन जरूर याद करें और जरूर अपने नोटबुक में इसे नोट कर लें। तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट टी स्क्वायर है दोस्तों। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम कैसे डायमेंशन को निकालेंगे, थोड़ा ये देख लेते हैं। अगर दो चार्ज है अगर दो चार्ज है, चार्ज पार्टिकल है यानी कि Q1 और Q2, उनके बीच का डिस्टेंस, सेपरेशन डिस्टेंस R है, तो उनके बीच जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर वो फ्री स्पेस में रखा जा रहा है तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो इसलिए हम फ्री स्पेस में बात कर रहे हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन Q1 Q2 अपॉन, ये हो जाएगा 4 पाई फोर्स इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम रख देते हैं, क्योंकि ये चार्ज चार्ज की जो हमारी डायमेंशन होती है वो क्या होता है? 80 के बराबर होता है। क्या होता है? 80 के बराबर होता है। और फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा ML T-2, और इसका हो जाएगा एल स्क्वायर। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा M-1 L-3, और ये जो टाइम होगा दोस्तों T⁴ A², M-1 L-3 T⁴ A²। ये तो हमारी आ गई एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन। M-1 L⁻³ और T⁴ यानी टाइम के पावर क्या हो जा रहा है? 4 हो जा रहा है A²। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जो फोर्स काम करता है पर यूनिट चार्ज यानी कि F/Q, यही किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होती है, जिसकी दिशा किस तरफ होगी? फोर्स के लगने की तरफ होगी। अब F की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q×E। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन निकालनी है, तो यहीं से हम वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पर जब पुट करेंगे, E की डायमेंशन हमें निकल कर आएगी ML_T-2, और यहाँ पर हो जाएगा AT। ये हमारा रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन होगा, ML_T-3 A⁻⁻1, यानी एम्पियर पावर -1। तो इसको हम पुट कर देते हैं इसमें। तो इसका और इलेक्ट्रिक फील्ड और साइलेंट नॉट का मल्टीप्लाई कराना है और स्क्वायर कर देना है, यानी कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो गया -1 L⁻³ T⁴ A²। और यहाँ पर स्क्वायरिंग करा देंगे, चूंकि E² है तो हो जाएगा M² L² T⁻⁻6 A⁻⁻2। तो इसे ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा हमारा ये M, और L के पावर हो जाएगा -1, T के पावर हो जाएगा -2, और एक जो एम्पियर है हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर, रिक्वायर्ड आंसर क्या आ गया? ML-1 T-2। ये करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए यार, इतना तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है? ये मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए स्लो चल रहा हूँ, ठीक। आप सब इसे एक बार जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपके दिमाग में घुल जाएगी, ठीक है?
तो जो जो भी टेलीग्राम चैनल पे या फिर आपके पास कोई मॉक टेस्ट आप दे रहे हो, अगर कोई क्वेश्चन पेपर है, तब आप अपनी स्पीड को, अपने टाइम मैनेजमेंट को आप कर सकते हैं। वहां पर आप प्रैक्टिस, लेकिन यहाँ पर आप सीखिए, अगर जिसका कॉन्सेप्ट तैयार हो, प्रैक्टिस किया हो, तो यहाँ पर वो प्रैक्टिस कर सकता है, मॉक टेस्ट की तरह अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकता है। और अपने आंसर को आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, द डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पावर ऑफ -1/2। फिजिक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन, फिजिक्स में सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन मानी जाती है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पावर -1/2। इसी को अगर हम लिखें 1/√, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये दोस्तों इतनी जबरदस्त इक्वेशन है, या जबरदस्त फार्मूला है, जो इलेक्ट्रोस्टैट को मैग्नेटोस्टैट के साथ कंबाइन कर दिया। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा अलग पार्ट था, मैग्नेटोस्टैटिक्स अलग पार्ट था। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कंबाइन करने वाला कौन सा ये फार्मूला है? यही है, 1/√, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इसीलिए इसकी डायमेंशन को बहुत पूछा जाता है, क्योंकि इसने दो ब्रांचेस को, फिजिक्स के दो ब्रांचेस को कंबाइन किया है। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला माना जाता है, और कई एग्जामों में बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन रहा है ये। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, आप जानते होंगे कि इस फार्मूले की जो वैल्यू होती है, 1/√, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है, वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होती है, जो कि क्या है हमारा, ये भी कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। वेलोसिटी ऑफ लाइट, चाहे कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो। अल्बर्ट आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है, कि कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? कांस्टेंट होती है। इसीलिए उनकी थ्योरी को ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी माना गया था, क्योंकि ये इन्होंने खास तौर पर लाइट की बात कही थी, कि लाइट हैज कांस्टेंट स्पीड इन एवरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो दोस्तों, ये जो वैल्यू है, ये किसके बराबर है? वेलोसिटी ऑफ लाइट के। तो हमारा जो डायमेंशन होगा वो क्या हो जाएगा? L t-1। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट? ए। कभी कभी क्या होता है कि ये अंडर रूट नहीं देता, 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट दे देता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ हम सी स्क्वायर करके निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, सॉरी फॉर दैट। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, if the dimensions of a physical quantity are given by m power a, l power b, t power c, then the physical quantity will be। कह रहा है कि ये ये देखिए, एक तरीका है क्वेश्चन पूछने का। एक चीज मैं आपको और बताऊं, आप कोई भी किताब पढ़ लिए हो, कितने भी कॉन्सेप्ट तैयार कर लिए हो, लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र आप सॉल्व करते हैं, या फिर उन्हीं स्तर के क्वेश्चंस को, चाहे वो कहीं भी पूछे गए हों, जब आप सॉल्व करते हैं, तब आप क्वेश्चन पैटर्न को समझते हैं और उसकी भाषा को समझते हैं, एग्जामिनर के पूछने के तरीके को समझते हैं। और जब तक आप ये नहीं समझेंगे, तब तक आप चाहे जितने भी बुक्स पढ़ लिए हों या फिर कॉन्सेप्ट तैयार कर लिए हों, आपको कंफ्यूजन होगा ही। इसलिए क्वेश्चन क्या बता रहा है, कैसे पूछा जा रहा है, वो क्या पूछ रहा है, आपको क्या निकालना है, उसकी भाषा को कैसे समझेंगे, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके समझेंगे। इसलिए बार बार मॉक टेस्ट दीजिए। और मैं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको कई सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, हर यूनिट के, जिस वो भी खास तौर पे जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, हर हर यूनिट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के कई क्वेश्चन कराऊंगा, यानी मिनिमम 50 क्वेश्चन कराऊंगा हर टॉपिक के, जो इम्पोर्टेंट होंगे, जो यूपी टीजीटी साइंस में इस बार पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस चैनल से जुड़े और अपनी तैयारी को और मजबूत करें। जिस तरीके से आप इस चैनल के माध्यम से अपना लाभ उठा सकते हैं, आप उठाएं। और अगर कोई क्वेरीज हो, समस्या हो, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप उसे शेयर कर सकते हैं, आप और कमेंट सेक्शन में आप उसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन ये भी एक पैटर्न है, तरीका है, m पावर a, l पावर b, t पावर c। तो पूछ रहा है कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी
इसमें से करेक्ट होगा जिसमें ए, ये जो ए बी सी की वैल्यू करेक्ट मैच कराई गई हो, करेक्ट मैच करे। तो दोस्तों यहाँ पर हम सीधे सीधे वैल्यू को पुट करेंगे। अगर m के पावर जीरो करेंगे तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2। तो डेफिनेटली m के पावर वन होना चाहिए, यहाँ जीरो है, पहला ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। प्रेशर, प्रेशर के लिए क्या होता है? ML-1 T-2। तो देखिए यहाँ पर m के लिए वन, बात सही है, b के लिए -1, c के लिए -2, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? प्रेशर। तो दोस्तों हमने ये जो कुछ क्वेश्चन किए हैं, ये या तो डायरेक्टली क्वेश्चन इस यही पूछा जा सकता है, या तो ये जिस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है वही कॉन्सेप्ट के आधार पर जो हमारा आगामी टीजीटी साइंस का एग्जाम होने वाला है उसमें क्वेश्चन आपको देखने को डेफिनेटली मिल सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।